हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कल जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज डोमेस्टिक इनकम एंड हाँ, नेशनल। नेशनल इनकम था। यस काव्या। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पढ़ा। यस, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम कर रहे थे। डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम अर्न हुई है वो डोमेस्टिक इनकम है, चाहे रेजिडेंट ने अर्न करी चाहे नॉन रेजिडेंट ने करी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। रेजिडेंट ने जो इनकम अर्न करी डोमेस्टिक टेरिटरी में, सॉरी, सर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों है ना? एंड नॉन रेजिडेंट ने जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी, दोनों इनकम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यस सर। ठीक है ना, दोनों यहाँ पर ऐड हो गई। रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है। तो तो रेजिडेंट इनकम की डोमेस्टिक टेरिटरी, हाँ जी, रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री। हाँ, तो रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो आएगा ही आएगा। इसको हम यस सर। वापस यहाँ लिख देते हैं। और एक और चीज़ आएगी, रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री। ये आपने बिल्कुल दोनों आंसर सही दे दिए। अब अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? तो रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी ये तो यहाँ पर भी है रेजिडेंट और ये यहाँ इनकम पर भी है ना। देखो, रेजिडेंट रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन यहाँ भी फॉरेन है। कंट्री। हाँ जी, रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री। माइनस नहीं प्लस होएगा रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री। हम डोमेस्टिक को नेशनल। बना रहे हैं, डोमेस्टिक को नेशनल बना रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से, ये तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, यस सर। और ये जो है ये वाला ये माइनस हो जाएगा। हाँ सर। ये एरो हटा देते हैं, एरो की ज़रूरत नहीं है। तो रेजिडेंट, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री तो ऐड हो जाएगा और नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यस सर। है ना, तो अब इनको दोनों को मिलाकर भी एक तरह बोला जा सकता है। मैं क्या बोलूँगा? रेजिडेंट इनकम, रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री माइनस नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो प्लस माइनस के, इनको दोनों को हम इकट्ठा अगर लिखते हैं तो इसको मिलाकर के बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला हो गया? रेजिडेंट इनकम इन फॉरेन कंट्री माइनस नॉन रेजिडेंट इनकम, लेस लिख देते हैं यहाँ पे, लेस नॉन रेजिडेंट इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी बात को मैं और भी तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूँगा? रेजिडेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेजिडेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से रेजिडेंट ने पैसा कमाया। और इसको क्या लिखेंगे हम? रेजिडेंट इनकम टू अब्रॉड, बाहर वालों को पैसा दे दिया गया। तो न्यूमेरिकल में इस तरह की टर्म्स आएगी, रेजिडेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेजिडेंट इनकम टू अब्रॉड। इस तरह से भी हम इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही है। तो ये फॉर्मूला जो डोमेस्टिक इनकम का है
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी मैं फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकता हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। तो एक फॉर्मूला मेन ये वाला याद रखना है, फिर तो LHS RHS करते जाओ तो आपका होता जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ग्रॉस और नेट पर। अब ये हो गया डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। ये आसान सा है, इसमें ज़्यादा फाइट नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट हो जाएगा। तो ग्रॉस और नेट टर्म्स आर यूजुअली ये यूज़ होती है, टर्म्स आर यूज्ड इन रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में यूज़ होती है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो नेट हो जाता है, या फिर ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट। एक हमें याद रखना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर नेट होता है। बाकी LHS RHS इधर उधर करेंगे तो आपके फॉर्मूले दूसरे बन जाएंगे। तो एक कंसेप्ट क्या याद रखा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखा, ग्रॉस एंड नेट। दो कंसेप्ट हमने यहाँ पर याद रख लिया। ये समझ आ गया काव्या को, ग्रॉस और नेट। यस सर। तीसरा होता है मार्केट प्राइसेस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, कि मार्केट प्राइसेस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। सो मार्केट प्राइसेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जानेंगे। मार्केट प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसको इधर उधर, मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब अभी हम समझते हैं। वेट, जस्ट वेट, एक बार पहले फॉर्मूला समझ लिए। जैसे ग्रॉस नेट का इसी तरह से फॉर्मूला है, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइसेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। या फिर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइसेस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये तीन फॉर्मूले हमारे बन गए। मार्केट प्राइस मतलब इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। डोमेस्टिक और नेशनल का कन्वर्जन, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे होता है, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे होता है। ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन, कि ग्रॉस से नेट कैसे बनता है, नेट से ग्रॉस कैसे बनता है। और तीसरी चीज़, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनती है, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनता है।
तीन कन्वर्जन्स आपको अगर समझ आ गए तो एग्रीगेट्स आपको सारे आराम से समझ आ जाएंगे। अब व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट, ये हम जानते हैं। देखो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या हुआ, मैंने कोई चीज़, कोई कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लीजिए पेन बना रहा हूँ मैं, है ना, पेन बना रहा हूँ, तो पेन बनाने में मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग क्वांटिटी में मेरे लगेंगे। थोड़ा लैंड लगेगा, थोड़ा लेबर लगेगा, थोड़ा कैपिटल, थोड़ा एंटरप्राइज। मान लीजिए मैंने 1,000 पेन बनाए, 500 रुपये का ये लग गया, 1,000 का ये लग गया, 2,000 का ये लग गया, 2,500 रुपये का ये लग गया। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितने की पड़ गई, टोटल कॉस्ट मेरी हो गई 6,000 रुपये की। चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने काम में लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, अज्यूम हमने कर लिया इतने तो रुपये। टोटल मेरा खर्चा हुआ 6,000 रुपये का। क्योंकि ये पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल फैक्टर कॉस्ट। ये मेरी फैक्टर कॉस्ट हो गई। टोटल वर्ड हटा देते, टोटल की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्टर कॉस्ट 6,000 रुपये हो गई। अब जब भी कोई सामान हम बाज़ार में बेचते हैं, अब ये पेन मेरे बन गए, 1,000 पेन बन गए, अब इन 1,000 पेन्स को मैं बाज़ार में बेचूंगा। 1,000 पेन्स मैंने बनाए हैं, 1,000 पेन्स मैंने बनाए हैं, और इन 1,000 पेन्स को क्या? मैं बाज़ार में सेल करूँगा। ठीक है ना। अब आप जब बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जब आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस पर कुछ टैक्स वैक्स लगता है, देखा आपने बाज़ार में कोई सामान खरीदते टाइम? हाँ मेरे बच्चों को सब खाना है। हाँ जी। अब पापा बोलो ना यार। सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, सो अगर आप बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या आपने देखा कुछ टैक्स भी लगता है उस पर? यस सर, जीएसटी लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। जीएसटी लगता है, बिल्कुल ठीक है। सो जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, जीएसटी इज कॉल्ड गुड्स गुड्स एंड एंड सर्विसेज। सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लगता है। तो जब ये मैंने 1,000 पेन बनाए हैं, 1,000 पेन मैंने यहाँ बनाए हैं, तो ये 6,000 रुपये के मेरे बने। अब जब मैं इन पेन को बाज़ार में बेचूंगा तो मैं 6,000 में इसको बेच नहीं सकता, मुझे इस पर टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा। टैक्स जोड़े बगैर बाज़ार में कोई सामान बेच नहीं सकते। तो मान लीजिए मैंने इस पर टैक्स ऐड किया, टैक्स मान लीजिए 10% का टैक्स है, सपोज करते हैं, इंटू 10, 600 रुपये का टैक्स आएगा। अब बाज़ार में मैं इसको कितने बेचूंगा, 6,600 रुपये के पेन मेरे बिकेंगे। तो दिस इज़ माई मार्केट प्राइस। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये फैक्टर कॉस्ट है 6,000 की, टैक्स मैंने यहाँ जोड़ दिया 600 रुपये का, तो मार्केट प्राइस यहाँ पर आ गई 6,600 रुपये। समझ आ गया काव्या को? यस सर। है ना। तो ये टैक्स जो है, जीएसटी जो आप बता रहे हो जीएसटी होता है, जीएसटी हमने यहाँ पर इसको जोड़ा है। तो इसी को फिर उल्टा कर देंगे, मार्केट प्राइस में से अगर टैक्स माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। वो हमने सेकंड फार्मूला लिखा है, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और तीसरा क्या लिख दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो ये कन्वर्जन तो आपको समझ आ गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं, नेट पे बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं ये जो जीएसटी है इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया, है ना। ये सिर्फ, हाँ आपको मालूम है? हाँ सर। हाँ जी। सर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है, हम्म। जो हम जैसे हमें मंथली इनकम मिलती है हमारे मम्मा पापा को, ओके। उसमें से थोड़ा टैक्स करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, हम्म। एसेट्स पे टैक्स लगता है।
हम्म। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो तो सारे इनकम टैक्स हो ना, सारे लोग देते, जिनकी इनकम नहीं होती हम्म। वो तो नहीं देते टैक्स। बिल्कुल जो ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है हम्म। उसमें जो भी हम चीजें खरीदते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, गुड्स और सर्विसेज जो हम लेते हैं, हम्म। और तो उसमें तो हमें टैक्स थोड़ा देना पड़ता है। जैसे कि हमने कुछ अम, ऐसे कुछ ले लिया, बुक्स ले ली हमने, हम्म। जैसे कि 90 रुपीज की बुक्स है, 10 रुपए हम्म। उस पर जीएसटी लग गया, मतलब कि टोटल हमें 100 रुपीज पे करना है। ओके। वो तो सारे सभी लोगों पे वैलिड होता है। हम्म। बिल्कुल, जितनी बात आपने बोली सारी सही है, कोई भी बात गलत नहीं है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। पॉइंट इज़ कि इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला? टैक्स है दैट इज़ फाइन, बट इनडायरेक्ट क्यों बोला? पर क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है, लैंड टैक्स होता है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं, और डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, उनको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट होता है, तो फिर ये टैक्स उसके उल्टे क्यों है? फिर क्यों? ओके। क्योंकि ये लाइक जरूरी नहीं होता कि इनको हम दे, अगर हम कुछ गुड्स और सर्विसेज किसी की ले रहे हैं तभी हमें ये प्रोवाइड होता, हम इसे देते देते हैं। ओके, देखिए टैक्स किसको मिलता है? गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स, ये तो पक्का पता है आपको, यस सर। है ना? टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, और पे कौन करता है? पीपल ऑफ द कंट्री। जैसे काव्या है, काव्या ही लिख लेते हैं, काव्या टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। अब काव्या ने इनकम अर्न करी, काव्या ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, काव्या बहुत अच्छे जॉब कर रही है, उसके खूब अच्छी लैक्स एंड करोड्स में उसकी सैलरी है, इनकम अर्न कर रही है, तो उस इनकम पे काव्या को टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा कि अभी काव्या ने एग्जांपल दिया था। सो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? काव्या गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स पे कर देगी, इनकम पे टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स यहाँ पर पे किया गया, ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि काव्या ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है, सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर इस टैक्स का बोझ है, टैक्स किसको बियर करना पड़ा? काव्या पे बोझ था, और किसको दिया गया? गवर्नमेंट को दिया गया। जिस पे बोझ है उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया, तो इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। अब क्या हुआ भाई, काव्या ने एक दिन बोला चलो बर्थडे पार्टी करेंगे, अपनी सारी फ्रेंड्स को काव्या लेके गई रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के अंदर काव्या ने 1,000 रुपये का बिल आया, ठीक है, 1,000 का बिल आया, उस पे मान लीजिए 10% का टैक्स पे किया, तो 100 रुपये का टैक्स है, टोटल 1,100 रुपये यहाँ पर पे किए गए। काव्या ने पैसा किसको दिया? रेस्टोरेंट वाले को। तो हम यहाँ पे बनाते हैं रेस्टोरेंट ओनर को। काव्या ने दिए 1,100 रुपये रेस्टोरेंट ओनर को। अब रेस्टोरेंट ओनर इस 1,100 रुपये का क्या करेगा? इसमें तो 1,000 रुपये तो रेस्टोरेंट वाले की कॉस्ट है, बाकी का टैक्स है, 100 रुपये का टैक्स है, तो ये रेस्टोरेंट ओनर वाला इस 1,100 रुपये का क्या करेगा? क्या ये पूरे 1,100 रुपये अपने पास रखेगा? जितना भी आप बाज़ार से सामान खरीद के लाते हो, क्या और उस पर सब पे आप टैक्स पे करते हो, क्या सारा टैक्स दुकानदार अपने पास रखता है? नहीं सर। तो वो क्या करेगा टैक्स का? वो क्यों लेता है आपसे टैक्स? क्योंकि अभी जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका भी उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, पर वो अभी प्रोडक्शन का जो उसे टैक्स है वो हमें ट्रांसपोर्ट कर देता है, हम्म। नहीं, और देखो उसे सिंपल सिंपल सा जवाब ये है कि टैक्स तो गवर्नमेंट का ही है ना? रेस्टोरेंट ओनर क्यों टैक्स लेगा? उसका वो मेरे को क्या सर्विस दे रहा है? वो कौन सी मुझे सड़क बना के दे रहा है, या पुलिस सर्विस दे रहा है, डिफेंस कर रहा है? रेस्टोरेंट ओनर का टैक्स नहीं है, और हमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं सर। है ना? तो वो तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितना टैक्स वो दुकानदार हमसे लेता है हर महीने,
वो पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा करा देता है। सब सर दुकान। मतलब डबल टैक्स देते हैं? हाँ जी। सर फिर हम डबल टैक्स देते हैं? नहीं, हम डबल पहले टैक्स नहीं दे रहे, हम डबल टैक्स नहीं दे रहे। देखो, ये तो इनकम पे टैक्स है। आपने कमाई करी, उसका टैक्स है ना। फिर जीएसटी इज़ अ, जब उस पैसे से आप कुछ सामान खरीदोगे तो उस पर वापस टैक्स लगेगा। हाँ, मतलब कि सब पे टैक्स लग रहा है। हाँ, तो कई तरह के टैक्स हमारे देश में लगते हैं। हमारे देश सर में नहीं, पूरी जो दुनिया में ही लगते हैं। रेस्टोरेंट सर फिर जो वो रेस्टोरेंट ओनर है, हाँ, उसकी भी एक इनकम होगी है ना? बिल्कुल होएगी। वो भी टैक्स देता होगा वो फिर? भी अपनी इनकम पे अलग से टैक्स देगा वो। अच्छा, मतलब कि मेरे को लगा वो टैक्स ही नहीं देता है। नहीं नहीं, उसकी कुछ इनकम होगी, वो प्रॉफिट कमाएगा, उस पर वो अपना इनकम टैक्स भरेगा, वो टैक्स उसका पर्सनल है, वो अलग है। लेकिन जनता से जो उसने टैक्स इकट्ठा किया है, सारा इकट्ठा करके और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा देगा। रेस्टोरेंट ओनर को तो 1,000 रुपये मिल जाते तो भी वो हैप्पी था। उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये की है, उसको टैक्स से कोई मतलब नहीं है। ये पैसा सिर्फ वो जनता से लेके गवर्नमेंट को दे देता है ना। तो इस 100 रुपये का उस पर कोई बर्डन नहीं था। रेस्टोरेंट ओनर तो एक बीच में बैठा है बस, कि जनता से लिया, गवर्नमेंट को चुका दिया उसने। इस 100 रुपये का बर्डन किस पे है? काव्या पे ही है। काव्या का बिल 1,000 का था, 1,100 का आ गया, तो इस 100 रुपये का बर्डन भी काव्या पर ही है। पैसा जा सर किसके पास रहा है? गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये 100 रुपये काव्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। काव्या पहले रेस्टोरेंट वाले को देती है, फिर रेस्टोरेंट वाला गवर्नमेंट को देता है। तो ये एक ऐसा टैक्स हुआ जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। इसलिए उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, विच इज़ जीएसटी। अब समझ आ गया इनडायरेक्ट क्यों बोला? यस सर। है ना। तो जिस पे टैक्स का बर्डन है, जिस पे टैक्स का बर्डन है और जिसको टैक्स मिल रहा है, तो बर्डन वाला अगर गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा करा है तो डायरेक्ट टैक्स है। बर्डन वाला से इनडायरेक्टली अगर टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचे तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो कई तरह के टैक्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो जी, सर यस। ऐसा हो सकता है कि अगर कॉस्ट 1000 रुपीज हो और जीएसटी हमारा 100 रुपीज ही हो ओके। उस कॉस्ट पे, पर जो रेस्टोरेंट ओनर है उसने टैक्स 200 रुपीज कर दिया, फिर? हाँ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद मतलब कि टैक्स तो 100 रुपीज देना था गवर्नमेंट को, पर उसने टैक्स के नाम से उसने कस्टमर से 200 रुपीज ले लिया पर। ओके, मतलब टैक्स बनता तो 100 रुपये, लेकिन उसने 200 रुपये ले लिए। यस सर। चीटिंग कर ली। यस सर। हाँ, ऐसे बहुत लोग करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को इतना पता ही नहीं होता भी टैक्स लगता कितना है। 10%, 15%, मान लीजिए टैक्स 10% है ना। टैक्स इज 10%, तो 100 रुपये लेना चाहिए, वो 200 रुपये ले लेगा चुपके से, चीटिंग कर लेगा। तो इसलिए कस्टमर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, बिल देखना चाहिए भाई, बिल में जो टैक्स लग रहा है, जो कॉस्ट लग रही है, जो कीमत लग रही है, वो सब सही है या नहीं है। भाई वो तो रेस्टोरेंट, आपने मान लीजिए मसाला डोसा खाया, मसाला डोसा 150 रुपये का था, वो पर तीन। सर प्रोडक्ट, हाँ हाँ जी। नहीं आप बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई चीटिंग तो टैक्स में भी कर सकता है, चीटिंग वो आपकी प्राइस में कर सकता है। आपने मसाला डोसा खाया, 100 रुपये का डोसा था, उसने 150 लगा दिए बिल में। पॉसिबल यस सर। है ना। तो चीटिंग तो किसी भी चीज़ की कर सकता है, लेकिन टैक्स में अगर उसने चीटिंग करी और लोगों से पैसा इकट्ठा करके और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के जेल में बंद कर सकती है। अगर कोई कंप्लेंट कर देगा उसके खिलाफ़, या गवर्नमेंट को खुद ही मालूम पड़ जाएगी, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के जेल में बंद कर सकती है। नहीं सर, पर मैं बोल रही थी कि टैक्स तो जो रियल वाला टैक्स है वो 100 रुपीज है, पर टैक्स के नाम से कस्टमर से 200 रुपीज दे रहा है। वो 100 रुपीज गवर्नमेंट को तो जो एक्चुअल टैक्स है हम्म। वो तो दे रहा है, हम्म। पर जो 100 रुपीज जो एक्स्ट्रा उसने टैक्स के नाम से लिया वो तो उसके पास ही रहेगा। नहीं, तो बिल में क्या लिख करके देगा एक्स्ट्रा 100 के लिए वो? भाई बिल देगा, 1,200 रुपये का बिल देगा आपको, क्या नाम से लेगा एक्स्ट्रा 100 रुपीज़?
कि टैक्स है दे दो। हाँ, टैक्स के नाम से लिखेगा। यस सर। नहीं, टैक्स के नाम से अगर वो 200 रुपये लिखेगा तो फिर पुलिस पकड़ सकती है उसको भी। टैक्स आपने 200 लिया, 100 क्यों जमा कराया गवर्नमेंट को, पूरा 200 क्यों नहीं जमा कराया? अच्छा। है ना? तो बिल में किस नाम से उसने चीज़ के पैसे लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। और अभी जो कस्टमर्स होते हैं उतने ज्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं होते ना, तो हाँ, उनको लगता है अभी जीएसटी है दे देते हैं, क्या फर्क हाँ बिल्कुल, कस्टमर इन्फॉर्म नहीं होते हैं। पड़ता है, देना तो कस्टमर्स है ही। इन्फॉर्म नहीं होते, इन्फॉर्म होते हैं तो भी बिल खोल के देखते नहीं है। हाँ सर, बिल फिर बाद में फाड़ कर फेंक देते हैं। फाड़ के भाई, होता क्या है, आप गए मॉल में ख़रीदने गए सामान, खटखट खटखट आपने अपने बास्केट में डाला, उससे वो जाके बिल बना देता है, बोलता है कितने पैसे हुए, 1200 रुपये, ले क्रेडिट कार्ड दिया, 1200 का पेमेंट हो गया, आ गए। है ना? देखा ही नहीं उन्हें खोल के बिल में क्या हो रहा है, क्या प्राइस है। पहले क्या होता था, पहले बाकायदा एक एक चीज़ की रेट पूछी जाती थी। है ना? जैसे किसी के यहाँ पे गए, अच्छा चावल क्या भाव है, आटा क्या भाव है, दाल क्या भाव है, सब्जी लेने गए तो गोभी क्या रेट की है, भिंडी क्या रेट की है। फिर उससे बोलते थे नहीं तू तो महंगी दे रहा है, सस्ती कर, 5 रुपये सस्ती कर, 10 रुपये सस्ती कर। ऐसे खूब मोल भाव खूब होता था पहले। लोगों के पास इतना टाइम भी था, देख कर पैसा सर खर्च अभी करते भी थे। होता है जो मिडिल क्लास की औरतें होती है। हाँ, नहीं, मिडिल क्लास की औरतें होती है, वो करती है, उनके पास जिसके पास टाइम वो करता है। बट आजकल मोस्टली जो शॉपिंग मॉल्स और इनका डी मार्ट और इनका जो कल्चर है, टोकरी में सामान डालते जाओ, बिल आता है और पेमेंट हो जाती है ना? आपने किससे किससे किया आपने? वहाँ तो सब फिक्स प्राइस है ना? आपका आपके पास बिग बास्केट से सामान आया, आपके पास मिल्क बास्केट से सामान आया, आपके पास में ग्रोफर से सामान आया, घर पे आ गया और दे गया, आपने रेट कुछ देखी नहीं। होता है ऐसे। सर पापा तो देखते हैं। पापा क्या करते हैं? ऐसे रिसीट नहीं आती, पूरा चेक करते हैं हाँ, अच्छे अगर से। आपके पापा चेक करते तो एक अच्छी हैबिट है, दैट इज़ गुड, चेक करना चाहिए। है ना? पर मोस्टली लोग अगर आप देखोगे तो वो लोग नहीं देखते। यस सर। है ना? पर आपके मैं तो पापा देख रहे हैं, इट इज़ देखती गुड थिंग, देखना चाहिए आपको कि बिल में और कुछ नहीं हो, जानबूझ के ना करे तो गलती से मिस्टेक तो हो ही सकती है किसी से। हूँ। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक या गलती से एक की जगह दो लिख एक दिया। की जगह दो लिख दिया। कई बार क्या होता है, बिल देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि किसी एक ब्रांड की चीज़ 100 रुपये की है, सेम चीज़ किसी और ब्रांड में 150 की मिल रही है, सेम क्वालिटी की है। तो मैं क्यों 150 रुपये वाली चीज़ लूँ, मैं 100 रुपये वाली ले लूँगा। है ना? तो इस पर कंपेयर करने जाओगे तो बहुत सारे रीजंस बता देते बहुत हैं। सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये एक्सपीरियंस की बात होती है, जो ख़रीदता रहता है अगर वो देखेगा तो उसको एक्सपीरियंस होएगा कि क्या रेट से चीज़ें मिल रही है, क्या रेट से चीज़ें बिक रही है। anyway, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हमने जान लिया। यस सर। टैक्स समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए। अब आ गई बात, यार नेट वर्ड कहाँ से आ गया? व्हाट इज़ नेट? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब होता क्या है कि जैसे ये 6,000 रुपये की चीज़ है, इस पर 600 रुपये का टैक्स लगा तो 6,600 रुपये मार्केट प्राइस हो गई। जैसे टैक्स होता है इसी तरह से एक और टर्म होती है, सब्सिडी। सुना आपने सब्सिडी? हाँ, ये गरीबों को देते हैं। गरीबों को देते हैं, ठीक है ना? गरीबों को देते हैं सब्सिडी, मीन्स मान लीजिए जिनको ऐसे ज्यादा। यस सर। हाँ, तो जैसे ये 6,600 रुपये की चीज़ है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मान लो यही चीज़ गवर्नमेंट किसी गरीब को देनी है कि भाई ठीक है, 6,600 की तुम बाज़ार से ख़रीद लो, 300 रुपये इधर हम देंगे। मिलेगी। हाँ जी। ये मतलब कि 200-300 रुपए में 200-300 रुपए कट करेगी या 200-300 रुपए में बेचेगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट मैटर नहीं कर रहा, मीनिंग समझना है हमें। मान लिए 6,600 रुपये की चीज़ है, गवर्नमेंट ने बोला 500 रुपये हम पे करेंगे, गवर्नमेंट विल पे। और जो ख़रीद रहा है कस्टमर जो है, कस्टमर को इसमें सिर्फ कितना पैसा पे करना है, 6,100 रुपये पे करना है। तो दुकानदार को तो पूरे 6,600 मिलेंगे, दुकानदार को कोई नुकसान नहीं है। कस्टमर 6,100 रुपये पे करेगा, बाकी के 500 रुपये गवर्नमेंट पे कर देगी दुकानदार को। क्यों करेगी? गवर्नमेंट चाहती है कि कस्टमर गरीब है, इसको चीज़ सस्ती मिले, ठीक है ना? तो ये जो गवर्नमेंट ने पे कर दिया बीच में, इसको बोलते हैं सब्सिडी। समझ आ गया? सर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें भी सब्सिडी लग नहीं, इन जो
मुझे नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम्म। उन पे भी सब्सिडी लगती है, या जो गवर्नमेंट की जो रिटेल शॉप होती है उसी में सब्सिडी लगती है? जो गवर्नमेंट की रिटेल शॉप्स होती है वहाँ सब्सिडी पे सामान मिलता है। जो आप बाज़ार में कोई दूसरे प्राइवेट शॉप्स पे जाके खरीदते हो वहाँ कोई सब्सिडी नहीं होती है ना। तो सब्सिडी एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी एक्चुअली प्रोडक्ट पे बेस होती है। जैसे मान लीजिए कैरोसिन, कैरोसिन खरीदते हैं यस सर। तो उस पर सब्सिडी मिलती है ना। गरीब लोगों को वीट राइस ये खरीदते तो सब्सिडी मिलती है। फिर किसानों को फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है। जो किसान लोग जो खेती बाड़ी के लिए खाद खरीदते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है उनको, ठीक है ना। कुकिंग गैस सिलेंडर पे, कुकिंग गैस सिलेंडर पे हमको सबको सब्सिडी मिलती थी। आजकल नहीं मिलती है, 2-3 साल पहले तक मिलती थी। तो गैस, हाँ। कुकिंग गैस का बाज़ार में 1,000 रुपये रेट होगा, आपके घर पे 500 रुपये की आएगी। 800 की? मतलब जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना, कि बाज़ार में इतना रेट होगा आपको सस्ते में कुकिंग गैस मिलेगी। तो ये सब्सिडी अलग कई सारी चीज़ों पर अलग अलग होती है। अब पॉइंट यहाँ क्या है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट 6,000 की है, मार्केट प्राइस उसका 6,100 का हो गया। कस्टमर के लिए मार्केट प्राइस जो है वो 6,100 का हो गया। तो टैक्स से तो मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, सब्सिडी से घट जाती है। टैक्स से बढ़ गई, सब्सिडी से घट गई। नेट नेट क्या हुआ, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से लेस करता हूँ सब्सिडी, जैसे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स 600 रुपये था, सब्सिडी 500 थी, तो ये मेरा आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपये, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ नेट इनडायरेक्ट 100 रुपये है, फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ 100 रुपये जोड़ने से मार्केट प्राइस आ रही है, करेक्ट यस सर। है ना। तो हम इसको फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस नेट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। प्राइस। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, लिख सकते हैं ऐसे, यस सर। है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी फिर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। वो कन्वर्जन हमने यहाँ पर इधर देख लिया। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस भी हमें यहाँ पर समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे। कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होता है। एग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का सम, किसी चीज़ का एडिशन, दैट इज बहुत एग्रीगेट। ज़्यादा। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। सो एग्रीगेट मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, ऐड कर लेना। तो हमने क्या बोला था, नेशनल इनकम क्या होती है, शुरू में जाते हैं हम, सम टोटल। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला था इट वाज Total सम। of all the reserves normal residents of a country during an accounting year. ओके गुड। सो ये एक सम टोटल है, दिस इज़ अ सम टोटल। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक तो नेशनल इनकम हो गई आपकी, है ना, वो आप कैलकुलेट करते हो। पर नेशनल इनकम के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट करी जाती हैं, है ना। एक तो नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करो, साथ ही साथ आपकी कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट करी जाती है नेशनल इनकम के साथ में ही। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रोग्रेस डेवल चेक करनी है कि भाई काव्या ने कितनी लाइफ में प्रोग्रेस करी है। आपके स्कूल के मार्क्स देखेंगे वो तो एक चीज़ है ही सही, है ना। उसके अलावा और भी चीज़ें देख सकते हैं कि भाई काव्या की हेल्थ कैसी है, काव्या का एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेशन है, काव्या की डिबेट कितनी अच्छी है। तो कई चीज़ें और चेक वहाँ पे करी जा सकती। काव्या दौड़ने में कितनी तेज़ है, स्विमिंग में कितनी अच्छी है, डांस में कितनी अच्छी है, कई चीज़ें देखी जा सकती है। तो इसी तरह से जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम तो हम गिनते ही हैं, है ना, नेशनल इनकम। तो उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पर मेज़र करते हैं।
तो उन सबको बोला जाता है एग्रीगेट्स। ठीक है, अब एग्रीगेट्स कैसे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये एक एग्रीगेट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज़ वन एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से ये कई सारे एग्रीगेट्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, ग्रॉस को नेट बना देता हूँ। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस था, डेप्रीसिएशन का। तो सिर्फ क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो था इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तो एक और एग्रीगेट बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दूसरा एग्रीगेट बन गया। ग्रॉस को मैंने नेट बना दिया। या फिर क्या हो सकता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है इसको मैं क्या बना देता हूँ, ग्रॉस रहेगा, डोमेस्टिक को मैं नेशनल बना देता हूँ, डोमेस्टिक को मैं नेशनल बना देता हूँ। कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके, बाकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही यहाँ पर ये रह जाएगा। तीसरा एग्रीगेट बन गया। समझ आ रहा है आपको कैसे एग्रीगेट बन रहे हैं सारे? सर ये मेरे को ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला समझ में नहीं आया। 1 और 2 समझ आ गए? 1 और 2 हाँ समझ में आ गए। देखो, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारा प्रोडक्शन जोड़ रहे हैं, देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सारा उसको जोड़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, 3 तरह से इनकम कैलकुलेट करी जा सकती है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना, तो देश में सारा प्रोडक्शन जोड़ लो तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की बात जब आ रही है मतलब सारा प्रोडक्शन की वैल्यू आपने जोड़ ली। अब जब सारे प्रोडक्शन की वैल्यू जोड़ी, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, कॉस्ट जोड़ोगे, जो सामान बनाया उसकी क्या क्या कॉस्ट थी, लेबर का खर्चा, रेंट, इंटरेस्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारी कॉस्ट आप यहाँ पे जोड़ लोगे। जब सारी कॉस्ट जोड़ रहे हो साथ के साथ डेप्रिसिएशन भी अगर जोड़ लिया, डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट ही होती है, डेप्रिसिएशन भी जोड़ लिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। अगर सारी प्रोडक्शन मैंने ले ली, उसमें डेप्रिसिएशन को छोड़ दिया लेकिन माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन को, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। डोमेस्टिक मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ वो ही ले रहा हूँ जो कि मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ के अंदर है ना, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो डोमेस्टिक ले रहा हूँ। फैक्टर कॉस्ट है मतलब मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर नहीं है तो मैंने उसको फैक्टर कॉस्ट बोल दिया। जब नेट बोलूँगा तो डेप्रिसिएशन इज़ एक्सक्लूडेड, ग्रॉस बोलूँगा तब डेप्रिसिएशन इज़ इंक्लूड, तब डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है ना, तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी में था जो डोमेस्टिक कर दिया। अब अगर मैं नेशनल वाला ले लूँ कि भाई फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में ऐड कर देता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ग्रॉस तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डोमेस्टिक की जगह मैं इसको नेशनल कर दूंगा, है ना। तो अब क्या हो गया मेरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ इंक्लूडेड, बाकी प्रोडक्ट रहेगा एट फैक्टर कॉस्ट है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ शामिल नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। है ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड कर दो तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। अब आगे चलते हैं। अब इससे मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है, नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दो, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे बन जाएगा। बाकी नेशनल है तो नेट फैक्टर इनकम इसमें है ही सही, फैक्टर कॉस्ट है तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हमने छोड़े हुए हैं। अब मैं एक और क्या बना सकता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि भाई अब मैंने फैक्टर कॉस्ट था मार्केट प्राइस कर दिया, मतलब मैंने इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने ऐड कर लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर एडेड, तो ये मार्केट प्राइस बन गया। बाकी ग्रॉस है तो डेप्रीसिएशन मेरा इसमें है, डोमेस्टिक है तो मतलब सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाला मैंने यहाँ पर इसमें ले रखा है, ठीक है ना। अब मैं एक और बना सकता हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई उनका गेम है बस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है, नेट है मतलब डेप्रीसिएशन जो है मेरा एक्सक्लूडेड है, डोमेस्टिक है मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी वाला मेरा यहाँ पर है। या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेट डोमेस्टिक या नेट नेशनल बना सकता हूँ, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इसको यहाँ पे बना सकता हूँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने यहाँ ऐड कर लिया, नेट है तो डेप्रीसिएशन छोड़ दिया, नेशनल है तो नेट फैक्टर इनकम मैंने ऐड कर लिया, ये मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन गया। तो इस तरह से ये सारे एग्रीगेट्स हैं, इन एग्रीगेट्स में डेप्रीसिएशन ऐड लेस करके ग्रॉस से नेट बन जाता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को ऐड लेस करके डोमेस्टिक नेशनल बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड लेस करके फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस बन जाता है। समझ में आ गया काव्या को? यस सर। इनमें से जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये नाम तो इसका है ही सही, ये वाला पूरा नाम तो होता ही है, बट साथ में नेशनल इनकम भी इसको हम बोलते हैं। और जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक। बस इन दो के एक और नाम है, बाकियों का कुछ और नाम नहीं होता, उनको ये पूरा नाम से ही बुलाया जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको न्यूमेरिकल जब आएगा तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन आती है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, नेशनल इनकम निकालना है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आप निकालोगे। मान लीजिए मुझे उसने दिया है, एग्ज़ाम वाले ने दिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 1000 का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज 1000, फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मुझे निकालनी है, मतलब मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कहाँ तक आना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक मुझे आना है, तब मुझे नेशनल इनकम मिलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से पहले तो मैं क्या करूँगा, लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मैं यहाँ लेस कर दूँगा। तो अब क्या बन गया मेरा ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये मेरा यहाँ पे बन गया। अभी भी एनएनपी पे आना है, तो अब मैं क्या करूँगा, ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जब मैं ऐड करूँगा तो ये नेट क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही नेशनल इनकम होती है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके और एग्रीगेट्स को चेंज करते हो। समझ आ गया काव्या को? सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा वाला समझ नहीं आया बताओ? कि हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किया लेस। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ने Yes, मुझे sir. बोला भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपये का है, और उसने मुझे बोला नेशनल इनकम आपको निकालनी है। Yes, sir. नेशनल इनकम निकालनी है मतलब नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, Okay, sir. है ना। तो एनएनपी एट
मुझे क्या निकालना है, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे यहाँ पे निकालना है। जीडीपी से एनएनपी पे पहुँचना है, तो जी से एन पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। फैक्टर कॉस्ट तो दोनों में है, तो मुझे फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं? हम ग्रॉस से नेट पे हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, नेट। ठीक है ना। तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। तो अब मेरे पास क्या बन गया, ग्रॉस की जगह हो जाए नेट, बाकी सब सेम रहेगा, डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब मेरा देखो नेट नेट मैच करके अब डोमेस्टिक से नेशनल और बनाना है, बीच वाला जो है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल हम रेजिडेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक country resident of the domestic country minus non-resident of a foreign country. हाँ, तो वो है, उसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से रेजिडेंट्स को जो फैक्टर इनकम अर्न हुई बाहर के देशों से, लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर के लोगों को हमारे देश से जो इनकम दी गई है ना। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला जाता है इन दोनों को मिला करके। तो जब आप ऐड कर दोगे तो आपका एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट बन गया, तो ये नेशनल इनकम हो गई। समझ आ गया? यस सर। है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक एग्रीगेट को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करना। बस ये तीन चीज़ों का आपको एडजस्टमेंट्स करना है, डेप्रीसिएशन का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, और तीसरा जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो डिपेंडिंग ऑन कि ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रीसिएशन का कर दो, या नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रीसिएशन का, डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक है तो नेट फैक्टर इनकम का कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट आप कर दोगे। ठीक है ना। तो ये आपका तरीका है एग्रीगेट्स को बदलने का। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गिव नेम्स ऑफ एनी थ्री नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, कोई से भी तीन नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का नाम लिखो, तो इतने सारे हैं, कोई से भी तीन आप लिख दो, 1 2 3, ये सारे एग्रीगेट्स हैं। इसमें ये खास ध्यान रखना है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोला जाता है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है। ये आपको दो चीज़ मेन खास तौर से ध्यान रखनी है। और ये हमारे सारे एग्रीगेट्स यहाँ पर हो गए, कन्वर्ट करना के ही न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपके आते हैं। नेक्स्ट नॉमिनल रियल जीडीपी बाद में करेंगे, अभी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स तक समझ आ गया बिल्कुल आपको? यस सर। है ना। अभी इसमें आगे और टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, दिस इज़ डिफरेंट टॉपिक। इसको फिर हम अब कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे वरना ये मिक्सअप हो जाएगा। इसमें भी थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं नॉमिनल रियल जीडीपी, और फिर जीडीपी वेलफेयर थ्योरी का है। तो हम ऐसा करते हैं, बस अभी हमारी क्लास हम क्लोज़ कर देते हैं, अभी तो टाइम बचा है, बट लेकिन इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच